शहर में मेरे पति के लिए अकेले घर का किराया भरना बहुत मुश्किल हो रहा था, इसलिए उन्होंने अपने दोस्त को हमारे साथ रूममेट के रूप में रख लिया। मेरे पति का वह दोस्त हमेशा भाभी भाभी कहकर मेरे पीछे घूमता रहता था। मैंने भी उसे अपने देवर के रूप में मान लिया था, लेकिन एक दिन उसने बहुत बड़ा धोखा किया। हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले यदि आपको यह कहानी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दरअसल एक दिन रात में मूसलाधार बारिश हो रही थी और घर की बिजली भी चली गई थी। उस अंधेरे में अचानक देवर मेरे कमरे में आ गया। फिर उसका हाथ मेरे हाथ में टकराया और अंधेरे में मैंने उसे अपना पति समझ लिया। उस ठंडे बारिश के माहौल में देवर ने रात भर मुझे मेरा नाम निशा है और मैं शादीशुदा हूँ। मैं अपने पति के साथ शहर आई थी जब जोरदार बारिश हो रही थी। जैसे ही हम उसके रूम पर पहुंचे, मैंने अपने गीले कपड़े बदलने की सोची, इसलिए बैग रखते ही मैंने अपनी साड़ी की पिन खोल कर किचन में कपड़े बदलने लगी। जैसे ही मैं किचन में पहुंची, मैंने सामने एक लड़के को देखा। उसे देखकर मैं बहुत डर गई, क्योंकि मैं बिना कपड़ों में थी, इसलिए मैं डर के मारे जोर से चीखी और भागकर बाहर आ गई। उस लड़के ने मुझे नाजुक हालात में देख लिया था। हाल में आते ही मैं अपने पति के पीछे छिप गई। तब मुझे पता चला कि मेरा पति वहां अकेले नहीं रहता, बल्कि उसका एक रूममेट भी है। उस रूममेट को देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया था। जब वह लड़का उस कमरे से बाहर गया तो मैंने तुरंत ही अपने पति से शिकायत करनी शुरू कर दी। मेरे पति ने कहा, इसी वजह से मैं तुम्हें जल्दी शहर में नहीं लाना चाह रहा था, क्योंकि यहाँ मैं अकेले इन लड़कों के बीच एडजस्ट कर रहा था। जब तुम इतनी जिद कर बैठे कि मुझे अर्जेंट तुम्हें यहाँ लाना पड़ा, और उस जल्दबाजी में मैं आदित्य को भी नहीं बता पाया कि वह दूसरा रूम देख ले। दरअसल तुमने मेरी बात नहीं मानी थी। तुम बार बार कह रही थी कि मुझे शहर में ले चलो। तुम्हारी भी बात सही थी। शादी को तो 3 महीने हो गए थे और तब से तुम अकेली गांव में ही थी। असल में देखा जाए तो शादी के 1 महीने बाद ही मेरे पति को मुझे शहर लेकर आना चाहिए था। फिर मेरे पति कहने लगे कि जल्दी ही मैं दूसरा बड़ा घर देखता हूँ। पति की सहमति लेकर मैं उस घर के किचन को देखने गए। वह घर नहीं था, बल्कि लड़कों का कमरा था। वहाँ हर चीज इधर उधर बिखरी हुई थी। लगभग 1 घंटे लगा, फिर जाके मैं उस कमरे को पूरी तरह साफ कर दिया। रात में मैंने अपने हाथों से हम तीनों के लिए खाना बनाया। मेरे पति का नाम सौरभ था और उनके रूममेट का नाम आदित्य था। मेरे पति के रूममेट मुझसे बात करने में जरा भी नहीं शर्माता था। उसने पहले ही बार कहा, भाभी मैं आपकी शादी में नहीं आ सका। अब आपको सामने देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। सौरभ ने तो नसीब पाया है कि उसे आपके जैसी सुंदर पत्नी मिली है। इस पर मैं उससे बोली, हाँ देवर जी, मेरे जैसी सुंदर लड़की सौरभ के साथ ही शादी करेगी, जो शहर में नौकरी करता है। सच कहूँ तो सौरभ मुझसे देखने में थोड़ा फीका था, जबकि मैं दिखने में बहुत सुंदर थी। लेकिन मेरी पढ़ाई बहुत कम हुई थी। वैसे भी गांव में लड़कियों को ज्यादा नहीं पढ़ाते, फिर भी मेरी पढ़ाई 10वीं तक हुई थी। मेरे परिवार के कुछ सदस्य थोड़े बहुत पढ़े लिखे थे, ज्यादा से ज्यादा 12वीं तक। इसलिए वे ऐसा दामाद चाहते थे जो शहर में नौकरी करे, और उनकी मर्जी के अनुसार उन्हें दामाद मिल गया था। सौरभ शहर में नौकरी करता था, इसलिए उसकी गांव में बहुत चर्चा थी। इसलिए मेरे परिवार वाले सौरभ से मेरी शादी करा दी। इसके बाद हम तीनों साथ में ही खाना खाए। आखिरकार बहुत कष्ट के बाद मैं शहर में आई थी, इसलिए मैं वापस गांव नहीं जाना चाहती थी। वह 2 ही कमरों का घर था। उसमें एक छोटा किचन था और एक हॉल था जिसमें बाथरूम भी था। उस रात सौरभ और मैं हॉल में सोए थे। हॉल के बीच में एक पर्दा लगा हुआ था। पर्दे के दूसरी तरफ हम पति पत्नी सोए थे और इस तरफ सोया था। मुझे उस छोटी सी जगह में एडजस्ट करने में परेशानी हो रही थी। सौरभ पानी की बोतल लेकर पर्दा लगाकर मेरे बगल में सोने आया। सोने के बजाय वह मेरे साथ कुछ और ही करने लगा। मैं उसे बार बार मना कर रही थी, लेकिन उसने कहा, पिछले 2 महीने से मैं तुमसे नहीं मिला हूँ। अब इतने दिनों बाद तुम्हें देख रहा हूँ तो कैसे तुमसे दूर रह सकता हूँ। इतनी सुंदर पत्नी पास में है, मेरा मन शांत कैसे रहेगा। सौरभ मेरे वजूद को पकड़ लिया और टोल मटोल करने लगा। सौरभ मेरी कुछ नहीं सुन रहा था। मैं धीरे धीरे आवाज में उसे मना कर रही थी। उसने मेरे साथ प्रेम के पल बिताना शुरू कर दिए। हमारी हरकतों की आवाज आदित्य को सुनाई दे रही होगी या नहीं, यह मेरे मन में चल रहा था। इस बात का ख्याल कर मुझे बहुत शर्म आ रही थी। थोड़ी देर रोमांस के बाद सौरभ ढीला पड़ गया और वह शांत होकर सो गया। तब मैं अपनी साड़ी का पल्लू ली और सोने की कोशिश की, लेकिन साड़ी का पल्लू कहीं फंसा हुआ था।
कौन जानता है कहाँ फंसा था। जब मैं ध्यान से देखी तो मेरी साड़ी का पल्लू पर्दे के नीचे से दूसरी तरफ खिसक गया है। तब मैं पर्दा थोड़ा खोलकर देखी तो आदित्य को मेरी साड़ी का पल्लू हाथ में लिए हुए देखी और वह उसे अपने चेहरे पर फिरा रहा था और कुछ कर रहा था। उसकी इस अजीब हरकत को देखकर मुझे बहुत जोर का झटका लगा। तभी मैं फिर अपनी सोने की जगह पर आकर जोर से साड़ी का पल्लू खींच लिया। सौरभ को सब कुछ बताना चाहिए पर गहरी नींद में था इसलिए चुप रही। ऐसे ही 5 दिन बीत गए। उस छोटे से घर में मुझे हर चीज के लिए दिक्कत हो रही थी। सौरभ सुबह के 9 बजे ही अपनी नौकरी पर निकल जाते थे। उसके बाद 10 बजे तक आदित्य घर में ही रहता था। अक्सर वह नहाने के बाद मेरे सामने केवल तौलिया लपेटकर ही बाहर आ जाता था। उस छोटी सी जगह में इस तरह की चीजें होना स्वाभाविक था। 5 दिन बीत जाने के बाद मैंने फिर से सौरभ से घर बदलने की बात की। मैंने कहा, सौरभ तुम जल्दी ही इस कमरे से बड़ा दूसरा घर ले लेना। अब मुझे यहाँ एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा है। तब सौरभ ने कहा, इस बारे में मैं शाम तक बताता हूँ। सौरभ शाम को ऑफिस से आया तो हम दोनों ही घर में थे। सौरभ ने कहा, मैंने 4 कमरे का घर देखा है। उस घर का किराया 29,000 है। शहर में केवल रहने के लिए इतना पैसा खर्च करना मेरे वेतन में संभव नहीं है। मगर हमें उस बड़े घर में रहना है तो एक और पार्टनर चाहिए जिससे कि हमें उसका आधा किराया ही देना पड़े। आदित्य एक भरोसेमंद आदमी था। एक दिन मैंने इस बारे में बात करने की सोची। अगर वह मान गया तो हमें बड़े घर का आधा किराया देना पड़ेगा। मुझे बड़े घर में रहना था और मेरे दिमाग में यही एक बात थी। इसलिए मैंने सौरभ से कहा कि मुझे शेयरिंग में घर लेना है। मैं कोई समस्या नहीं है। आदित्य को भी घर आते ही सौरभ ने इस बारे में बात की। आदित्य ने तुरंत ही उसके लिए हाँ कह दिया। मुझे लगा था कि बड़े घर में जाने के बाद आदित्य से हमारा छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन नहीं, वह यहाँ भी हमारे पीछे आ गया। सौरभ ने जो बड़ा घर देखा था वह बहुत विशाल था। मैं तो अपने घर वीडियो कॉल करके सबको वह घर दिखाए, फिर अपने घर वालों को बताई कि वह घर सिर्फ सौरभ के लिए है। उस रूममेट के बारे में मैं किसी को नहीं बताई। बड़े घर में जाने के बाद धीरे धीरे मेरी अपेक्षाएं भी बढ़ने लगी। मुझे अब स्टाइलिश रहने की इच्छा होने लगी। फिर मैं सौरभ से उन चीजों की मांग करने लगी। वह टालता रहता। एक बार शाम के 7 बजे बारिश के बादल छा गए थे। बारिश में नहाने के लिए मैं अपने कमरे की बालकनी में खड़ी हो गई। तब काफी अंधेरा हो गया था और अचानक बिजली भी चली गई। मेरे पास मोबाइल भी नहीं था क्योंकि मैं बारिश में नहाने के लिए आई थी, इसलिए मोबाइल को कमरे में रखकर आई थी। मैं काफी समय से बालकनी में खड़ी होकर बारिश में भीग रही थी। लगभग 1 घंटे से मैं बारिश में भीग रही थी। अब पूरा अंधेरा भी हो गया था। तभी अचानक किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं सोची कि यह सौरभ है। ये कंफर्म करने के लिए मैंने बोला, क्या यह तुम हो सौरभ? तो उसने मुंह हाँ कहा। फिर सौरभ मुझे भीगे हुए बदन से उठाकर बेडरूम में ले गया। उस ठंडी हवा में हम दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे। आज मुझे सौरभ की हरकतों से कुछ बहुत तकलीफ हो रही थी, लेकिन मजा भी बहुत आ रहा था, इसलिए मैं सौरभ को नहीं रोकी। अब मुझे चक्कर से आने लगे थे, लेकिन मैं कुछ कह नहीं पाई और मैं गहरी नींद में चली गई। कुछ समय बाद मेरी आंख खुली, तब मुझे कमरे में रोशनी देखी। मैंने आलस करते हुए उठी। उठकर मैं कमरे से बाहर आई, तब मैंने देखा सौरभ दरवाजा खोलकर घर में आ रहा था। वह पूरी तरह से भीगा हुआ था। उसके हाथ में उसका ऑफिस बैग भी था। उसे घर में आते देखकर मैं तो चौंक गई थी, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने जिसके साथ समय बिताया वह सौरभ नहीं था। तो फिर वह कौन था? इसी सोच में पड़ी थी। सौरभ अभी अभी ऑफिस से आया है या नहीं, इसका पता लगाने के लिए मैं उससे बोली, सौरभ आज घर आने में तुम्हें बहुत देर कैसे हो गई? इस पर उन्होंने कहा कि हाँ, ट्रैफिक बहुत था और ऊपर से बारिश भी शुरू हो गई। जगह जगह पानी भर गया था, इसलिए गाड़ी की स्पीड कम रखनी पड़ी। सौरभ का जवाब सुनते ही मैं समझ गई कि मुझसे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई है। सौरभ को समझकर मैंने किसी और के साथ क्या कर लिया था। फिर मैं उसकी हरकतों के बारे में सोचने लगी कि आज से पहले सौरभ के साथ समय बिताने से तो मुझे इतनी तकलीफ नहीं हुई। मैं अभी यह सब सोच ही रही थी कि तभी मैं आदित्य को उसके कमरे से बाहर आते देखा। इसका मतलब वह पहले ही घर आ गया था। मतलब थोड़ी देर पहले मेरे साथ समय बिताने वाला सौरभ नहीं बल्कि आदित्य था। यह समझ में आते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उस अंधेरे में मैं गलती से किसी और के साथ समय बिता ली थी। जब सौरभ फ्रेश होने के लिए हमारे कमरे में गया, तब मैंने आदित्य का हाथ पकड़ा और उसे उसके कमरे में ले गई। उसके कमरे में जाते ही मैंने उससे सवाल किया कि आदित्य, तुमने थोड़ी देर पहले तुम ही मेरे कमरे में आए थे ना? मतलब तुम ही मेरे साथ? मेरी बात पर आदित्य हंसने लगा। फिर मैं उस
पर चिल्लाना शुरू कर दिया। तब उसने कहा, भाभी यह सब मैंने अकेले थोड़ी किया है, इसमें तो आपकी भी सहमति थी। मैं तो अंधेरे में आपको डरते देख आपके कमरे में आया था, लेकिन आपने मुझे इस तरह से गले लगाया कि मुझसे भी रहा न गया। तब इसमें गलती किसकी है? यह ढूंढने की बजाय जो हुआ उसका आनंद हम आगे भी उठा सकते हैं। ऐसा कहकर आदित्य ने मुझे गले लगाना शुरू कर दिया। अब मैं उसे अपने से दूर कर रही थी और मेरे पति अपने कमरे से बाहर आ गए। खाने के समय भी वह मुझे अलग नजरों से देख रहा था। मुझे अपने भोले भाले पति को देखकर तरस आ रहा था। मेरे लिए वह कितनी मेहनत करते हैं और मुझसे यह क्या हो गया? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। उसके बारे में मैं सौरभ को कुछ बता नहीं सकती थी। उस रात सौरभ मेरे पास आए। उन्हें मुझे छूते ही मैं जोर से चौंकी। उस समय सौरभ मेरे लिए जूस लेकर आए थे। उसे पीने के बाद मैं शांति से सो गई। अगले दिन जब मैं सोकर उठी तब मुझे अपना शरीर भारी लग रहा था। ऐसे ही दिन गुजरते गए और अब हमारे घर के सामने हमारी अपनी बड़ी गाड़ी भी आ गई थी। सौरभ ने कहा, शादी के कुछ दिनों बाद ही तुम्हें शहर ले आना चाहिए था। शहर में आते ही मैंने अच्छे घर में रहना शुरू कर दिया और आज हमारी खुद की गाड़ी भी आ गई है। जल्द ही हम अपना घर भी ले लेंगे। सौरभ की प्रगति देखकर मुझे भी बहुत खुशी हो रही थी। धीरे धीरे सौरभ की आर्थिक स्थिति ठीक हो रही थी। एक दिन मैं सौरभ से बोली कि अब आदित्य को दूसरी जगह देखनी चाहिए। इस पर उन्होंने कहा, हमारे कठिन समय में आदित्य ने ही हमारी मदद की है और वैसे भी इतने बड़े घर में हम दो लोग कहाँ रहेंगे। जितने पैसे बच सकते हैं उतने बचा लेंगे। अब आगे सौरभ को मैं ज्यादा समझा नहीं सकती थी। अगले 2 दिनों में सौरभ अपने जन्मदिन पर मुझे होटल में ले जाने वाले थे। वह ऑफिस से निकलने से पहले मुझे बता चुके थे कि तैयार रहना, घर आते ही हम होटल जाएंगे। मैं सुंदर पिंक साड़ी पहनकर खुद को तैयार किया, लेकिन काफी देर में मेरी साड़ी का पल्लू सही से सेट नहीं हो रही थी। तभी आदित्य मेरे कमरे में आया। आते ही उसने मेरी साड़ी का पल्लू अपने हाथ में ले लिया। उसकी यह पुरानी आदत थी कि वह मेरी साड़ी का पल्लू हाथ में ले लेता था। तब उसने मुझे पल्लू सही करने में मदद की। गुस्से में मैंने उसका हाथ पकड़कर अपना पल्लू खींच लिया। फिर मैं बोली, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। इस पर उसने बेशर्मी से कहा, भाभी इसमें शर्म की क्या बात है? पहले भी हमने किस तरह से समय बिताया है, यह आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं है। जो कुछ भी हुआ वह भावनाओं के बहाव में हुआ। मैं यह समझता हूँ उस दिन के बाद से आपने मुझसे एक भी शब्द सही से नहीं बोला और यही बात मुझे बहुत परेशान कर रही है। मैंने यह बात अपने तक ही रखी है। प्लीज मुझे माफ कर दो। फिर मैंने सोचा कि जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी गलती थी। मुझे सावधान रहना चाहिए था। जो कुछ हुआ उसका कसूरवार मैं अकेले आदित्य को नहीं ठहरा सकती थी। वह बार बार माफी मांग रहा था, इसलिए मैंने उसे माफ कर दिया। मैंने उससे वादा किया कि यह सब हमारे बीच ही रहेगा। आदित्य ने भी मुझसे वादा किया और मुझसे अच्छी बातें करने लगा। उसने कहा, भाभी सौरभ अब बहुत बड़ा आदमी बन गया है। आज तुम जिस तरह से तैयार हुई हो उसी तरह से रोज रात को उसके लिए तैयार होती रहो। तुम रोज घरेलू महिलाओं की तरह रहती हो। अब तुम एक अमीर पति की अमीर पत्नी हो गई हो। तुम्हारे रहन सहन भी वैसे ही होने चाहिए। आदित्य ने जो कुछ कहा था वह सही था। मुझे खुद पर ध्यान ही नहीं था। पिछले कुछ दिनों से मेरे और सौरभ की नजदीकियां भी नहीं बढ़ी थी। यह मुझे याद भी नहीं था कि कब हम करीब आए थे। मैं घरेलू महिलाओं की तरह रहती थी, इसलिए सौरभ का मुझ पर ज्यादा ध्यान नहीं रहता था। उस रात सौरभ के जन्मदिन पर आदित्य भी हमारे साथ होटल में आया था। अगले दिन मुझे अपने लिए कुछ चीजें खरीदने जाना था। अगले दिन सौरभ के साथ मेरे लिए समय नहीं था। वह ऑफिस चला गया, लेकिन आदित्य घर पर ही था। मैं सौरभ से पैसे लेना भूल गई थी। तभी आदित्य ने कहा, आज मेरी छुट्टी है, मैं आपको शॉपिंग के लिए ले जा सकता हूँ और जितना भी खर्च होगा वह मैं करूँगा। शाम को सौरभ से पैसे ले लेना ताकि वह समझे यह कपड़े उसके पैसे के हैं। फिर मैं आदित्य के साथ शॉपिंग के लिए निकल पड़ी। उसने मुझे अपनी पसंद के कई छोटे मोटे कपड़े दिला दिए। जब मैं एक लेडी शॉप में कपड़े खरीदने गई तब आदित्य भी मेरे पीछे आया था। उसने वहां भी अपनी पसंद के रंगों के कपड़े मुझे चुनने में मदद की। फिर मैं अपने निजी अंदरूनी कपड़े खरीद रही थी। उस शॉप में आने से मैंने आदित्य को मना किया था, फिर भी वह मेरे पीछे पीछे आ गया था। अब उसने मुझे रंग भी चुने थे। उस शॉप में मैं आदित्य से बोली, आदित्य तुम मेरे माने हुए देवर हो तो देवर की तरह ही रहो। मेरे पति बनने की कोशिश मत करो। मुझे किसी की गर्लफ्रेंड की तरह कपड़े चुनने की जरूरत नहीं है। और हाँ, ये लेडीज के पर्सनल कपड़े तो बिल्कुल भी नहीं।
मेरी बात सुनकर उसने सिर झुका लिया और बिल कराने चला गया। जब मैं घर आई तो मैंने अपनी शॉपिंग की एक-एक बैग नीचे उतारी। उनमें से कई कपड़े आदित्य की पसंद के थे। जब मैंने अपनी पसंद के कपड़ों की बैग उतारी तो देखी कि आदित्य ने अपनी पसंद के रंग के कपड़े रख दिया था। शायद पैसे पे करते समय उसने मेरे कपड़ों का सेट बदल दिया होगा। अब वापस जाकर बदलने की मुझमें हिम्मत नहीं थी, इसलिए मैं वही कपड़े पहनने का फैसला किया। उस रात मैं अच्छे से तैयार होकर अपने कमरे में बैठी थी। मैं आदित्य का इंतजार कर रही थी, तभी कमरे का दरवाजा खुला। सौरभ हाथ में जूस के 2 गिलास लेकर कमरे में आया। उसने कहा, मैंने तुम्हारी शॉपिंग देखी है, तुम मेरे लिए इतनी तैयार हुई हो तो मुझे भी तो मैं ताजगी देने के लिए एक जूस लाना चाहिए। उसने जूस का 1 गिलास मेरे हाथ में रख दिया। हम दोनों ने जूस पिया। उसके बाद सौरभ ने मुझे अपनी बाहों में भर लिया और हम एक दूसरे के आलिंगन करने लगे। दिन सुबह के 9 बज गए थे, लेकिन अभी तक सौरभ ऑफिस नहीं गए थे। मैंने पूछा तो वह बोले, आज मेरी छुट्टी है। फिर दोपहर में वह हमारे कमरे में ताजे फूल लेकर आए। जब मैंने उन फूलों की खुशबू ली तो मैं उस सुगंध में खो गई। तब सौरभ ने मुझे अपने पास बुलाया और हम एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे। थकावट महसूस होने के कारण हम सो गए। उसके बाद मैं शाम के 7 बजे जागी। अगले दिन 4 दिनों तक सौरभ दोपहर में घर पर ही रहे। उसने कहा था कि अब उसे ऑफिस में रोज जाने की जरूरत नहीं है, यह समझते हुए कि उसने कुछ दिनों की छुट्टी ली है। सौरभ ने मुझे एक स्प्रे गिफ्ट किए थे। जब भी वह मेरे पास आते तो पहले मुझसे कहते कि वे स्प्रे लगाओ। देखते देखते हफ्ता गुजर गया। सौरभ रोज कभी दोपहर में तो कभी रात में मेरे साथ समय बिताने लगे थे। अब मैं इन सारी चीजों से उठ चुकी थी। किसी भी चीज के ज्यादा आदी होने पर हानिकारक साबित होता है। अरे मेरे लिए अब ऐसा ही हो रहा था। सौरभ का रोज मेरे साथ समय बिताना मेरे लिए हानिकारक हो रहा था। मेरे शरीर में बहुत दर्द होने लगा था। मुझे उठने बैठने में भी परेशानी होने लगी थी। इन बातों को सौरभ समझने को तैयार नहीं था। वह रोज अलग अलग पसंदीदा फूल लेकर आता। उसके साथ रहते हुए रात में मुझे कब नींद आती पता ही नहीं चलता। जब मैं सुबह कमरे से बाहर निकलती तो बहुत थकी हुई होती और दर्द के मारे लंगड़ाकर चलती। उस समय आदित्य मुझे अलग नजरों से देखता। एक दिन जब घर में कोई नहीं था तो अचानक मुझे उल्टी जैसा महसूस हुआ। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। घर से थोड़ी ही दूरी पर एक क्लिनिक था। वहाँ चेकअप कराने के बाद मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि यह खुशी मैं कब सौरभ को बताऊं। यही सोच रही थी। जब सौरभ ऑफिस से आएगा तो मैं उसे यह खुशखबरी बताने की सोची। सौरभ रात में आया। रात में आते ही वह फ्रेश होकर खाने के लिए बैठ गया। उसके घर आते ही आदित्य उसके सामने था, इसलिए मुझे उसे वह बात बताने का मौका नहीं मिला। खाने के बाद मैं अपने कमरे में जाकर फ्रेश हो गई। काफी समय तक सौरभ का इंतजार करती रही। आखिरकार उसे देखने के लिए मैं ही कमरे से बाहर निकल गई। बाहर मुझे आदित्य के कमरे से आवाजें आ रही थी। जब मैंने उसके कमरे की आवाजें सुनने की कोशिश करी तो एक और खुशखबरी सामने आई। आदित्य अपनी शादी का निमंत्रण सौरभ को दे रहा था। आदित्य की अब शादी होने वाली थी, मतलब वह हमारे घर से हमेशा के लिए जाने वाला था। यह मुझे समझ में आ गया था। आज तो एक के बाद एक खुशखबरी मिल रही थी। फिर आदित्य ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर मैं चौंक गई। आदित्य ने सौरभ को कुछ पैसों का बंडल दिया और कहा, ये हमारा अब तक का हिसाब है। आज की रात मेरी बैचलर पार्टी है। आज के बाद शायद ही कभी मुझे भाभी के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। आज रात के भी एडवांस पैसे ले लो। भाभी के साथ बैचलर पार्टी। आदित्य क्या बोल रहा था मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसकी बातों के पीछे कुछ और ही कारण था। तब मैं अपने कमरे में गई और सौरभ के आने का इंतजार करने लगी। कुछ ही समय में सौरभ मेरे कमरे में आ गया। वह आज भी मेरे लिए फ्रेश जूस लेकर आया था। मैं जूस पीने से मना कर रही थी। तब सौरभ ने कहा कि उसे मेरे साथ समय बिताना है। फिर उसने कहा, मेरे दिए हुए स्प्रे अपने कपड़ों पर लगा लिया, जिससे दोनों को ताजगी महसूस होगी। अब मैं उसे बोली, मैं स्प्रे लगा लेती हूँ, अब तब तक तुम मेरे लिए 1 गिलास ठंडा पानी लेकर आओ। तो स्प्रे लगाने के बहाने मैंने स्प्रे की बोतल हाथ में लेकर बिस्तर पर सोने का नाटक करने लगी, क्योंकि आज मुझे सौरभ के साथ समय नहीं बिताना था, बल्कि इसकी असलियत पता लगाना था। कुछ समय बाद मुझे सौरभ के कमरे में आने की आवाज आई और वह फिर कमरे से बाहर चला गया। कुछ समय बाद वह कमरे में फिर वापस आया। आते ही मेरे चेहरे पर हाथ फेरते हुए बोलने लगा,
आज की रात मेरे साथ तुम्हारी आखिरी रात है। यह मेरी सबसे अच्छी बैचलर पार्टी होने वाली है। बैचलर पार्टी की बात करने वाला आदित्य ही था। वह तो मुझे समझ आ गया था। उसने जैसे ही मेरे वजूद को दबोचना शुरू किया, जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोली और उसे सामने देख, फिर मैं उसे जोर का थप्पड़ मारी और सौरभ को आवाज देने लगी। मेरी आवाज सुनकर सौरभ कमरे में आया। मुझे देखकर वह बोला, निशा तुम तो गहरी नींद में सो रही थी ना? तभी मैं सौरभ से बोली, हमारे कमरे में आदित्य क्या कर रहा है यह मुझे बताओ, नहीं तो मैं अभी के अभी पुलिस को फोन करूंगी और उसे पुलिस के हवाले कर दूंगी। मैंने ऐसा कहा ही था कि आदित्य बोला, मुझे पुलिस के हवाले करने से पहले अपने पति को पुलिस के हवाले कर दो, क्योंकि मुझे यहाँ आने की बात सौरभ को अच्छी तरह से पता है। यह मेरी पहली रात नहीं है, यहाँ आने की मेरी यह आखिरी रात है इस घर में, इसलिए मैं तुम्हारे साथ समय बिताने आया हूँ। आदित्य, तुम यह क्या बकवास कर रहे हो? मैंने ऐसा कहा तो आदित्य बोलने लगा, मैं जो कह रहा हूँ वह सच है। जब भी मुझे आपके पास आना होता है तो सौरभ मुझसे एक अच्छी रकम लेता है। उसे पैसे मिलने के बाद वह मुझे तुम्हारे पास आने की इजाजत देता है। और हाँ, ऐसा करने वाला मैं अकेला नहीं हूँ, बाहर और भी बहुत से लोग हैं। वे भी तुम्हारे कमरे में आने से पहले सौरभ को एक अच्छी रकम देते हैं। वह तुम्हें जूस में नींद की दवा देता है और अब जो स्प्रे उसने तुम्हें दिया है उसके लगाने से तुम्हें बेहोशी आती है और इसलिए हम जैसे लोगों के लिए तुम्हारे साथ समय बिताना आसान हो जाता है। सच सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई थी। फिर मैं गुस्से में चिल्लाती हुई सौरभ की कॉलर पकड़ी और उससे बोली, बकवास आदमी, तुमने मेरे साथ यह क्या किया? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, यह तुम भूल गए थे? तब सौरभ बेशर्मी से बोलने लगा। वह बोला, इससे पहले जो कुछ आदित्य और तुम्हारे बीच हुआ था वह मुझे अच्छी तरह से पता है। जब तुमने होश में सब कुछ किया था मुझे तुम्हारी चिंता थी, इसलिए मैं तुम्हें सुलाकर तुम्हारे चाहने वालों को तुम्हारे पास भेजता था, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देता। फिर तुम्हें क्या समस्या है? ये सब सुनने के बाद मैं बोली, अरे गिरे हुए इंसान, जो कुछ मेरे साथ हुआ था वह गलती से हुआ था, लेकिन तुम मुझे ऐसे दरिंदों के हवाले करके पैसे कमा रहे हो। सौरभ तो पैसा के लिए इतना पागल हो चुका था कि उसने कहा, मैं आदित्य से चिढ़ा हूँ, यह मुझे पता है। कल से आदित्य इस घर में नहीं रहेगा। तुम्हारे लिए और भी ग्राहक मिले हैं। ये सारी शानो शौकत, गाड़ी घोड़ा, तुम्हारे पहले हुए स्टाइलिश कपड़े, ये सब तुम्हारी वजह से ही तो कमाया है। गांव में जब हम गाड़ी से उतरते तो तुम्हारे मायके के लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे। तुम्हें भी यही पैसा और शान चाहिए थी ना? ये सब मैंने तुम्हारे लिए ही किया है। सौरभ की यह बात सुनकर मैं उससे 4 कदम पीछे हट गई। वे पूरी तरह से पागल हो गया था। मैं उसे बताने वाली थी कि वह बाप बनने वाला है, लेकिन मेरे पेट में जो था वह किसका पाप था यह मुझे भी नहीं पता था। उस रात मैंने सौरभ की हर बात मानी, क्योंकि वह कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। उसने जो कुछ किया वह उसे गलत नहीं लगता था। मैं उसके सामने ज्यादा बोलती तो वह मेरे साथ क्या करता इसका मुझे कुछ अंदाजा नहीं था, इसलिए मैंने सब कुछ मान लिया। और अगले दिन जब आदित्य और सौरभ दोनों घर से बाहर चले गए और जैसे ही मुझे मौका मिला मैंने पुलिस को फोन किया और उन दोनों की सारी सच्चाई बता दी। आदित्य की शादी मैं होने नहीं दूंगी। मेरा जीवन बर्बाद करके वह किसी और लड़की का जीवन बर्बाद करने चला था। मैंने उसे जेल भिजवाकर उसकी बारात निकाली। सौरभ और आदित्य दोनों को पुलिस कस्टडी में भेज दी। सौरभ मुझसे यह सब काम करवाकर पैसे कमाता था। एक पति इस तरह पैसे कमाएगा ये मैंने कभी नहीं सोचा था। कभी कभी तो मुझे लगता है कि अपने जो भी किया उससे कहीं ना कहीं मेरी गलती थी, क्योंकि मैं हर बार उसकी स्थिति को समझे बिना अपनी सारी सुख सुविधाओं के लिए उसके पीछे लगी रहती थी। वह वास्तव में क्या काम करता है यह मुझे पता भी नहीं था। सौरभ ने अपनी नौकरी के बारे में भी मुझसे झूठ बोला था। वह शहर में माल ढोने का काम करता था, किसी कंपनी में नौकरी नहीं करता था। सौरभ अपनी नौकरी के बारे में गांव में सबसे झूठ बोलता था। मैंने अपने अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई। फिर मैंने अपने गर्भ का गर्भपात करा लिया, क्योंकि जीवन भर मैं उस पाप को अपने साथ नहीं रख सकती थी। जो कुछ मेरे साथ हुआ उसके बाद शादी का ख्याल ही मुझे डराने लगा था। साथ ही मुझे यह भी समझ में आया कि पैसे से अधिक महत्वपूर्ण यह है कि व्यक्ति हमें प्यार करने वाला और हमारी परवाह करने वाला हो। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसी तरह की कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी ही एक नई कहानी में।